जय हिंद दोस्तों। पीवाईक्यू एनालिसिस के सेकंड सेशन में, सेकंड लेक्चर में आज हम लोग कुछ नए पीवाईक्यूज करेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और बाकी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को। पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस मैंने तुमसे कल पीवाईक्यू एनालिसिस के फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया और हमेशा क्लास में भी बताता हूं कि किसी भी एग्जामिनेशन को, चाहे वो यूपीएससी हो या किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जामिनेशन हो या कोई भी और एग्जामिनेशन हो, अगर एग्जामिनेशन का डिमांड समझना है आपको तो आपके लिए सबसे बढ़िया सोर्स क्या है? पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वहां से समझ में आ गया कि यार ये हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो या करंट अफेयर्स हो, एग्जामिनेशन में आपसे चाहता क्या है वो, राइट? दैट्स वाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। कई बार तो इसका एडवांटेज हमें नेक्स्ट एग्जामिनेशन में डायरेक्ट भी मिल जाता है, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। और अगर डायरेक्टली रिपीट नहीं हो तो उस क्वेश्चन के स्टेटमेंट से, उसके ऑप्शन से, उसके एनालिसिस से हमको गारंटेड हेल्प तो मिलती है, राइट? दैट्स व्हाई पीवाईक्यू एनालिसिस आपके लिए बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर इट। आइए, पहला क्वेश्चन जो हम पीवाईक्यू एनालिसिस में करेंगे वो ये है। आपके पास एक टेबल दिया हुआ है, दो कॉलम है, उसमें दो लिस्ट हैं। दो लिस्ट में लिस्ट वन, जिसमें हेल्थ का अपने ख्याल रखो तुम लोग, अभी वेदर चेंज हो रहा है तो अभी जुकाम खांसी ये सब कुछ ज्यादा जोरों पर है। एग्जामिनेशन आ रहे हैं इसलिए अपने हेल्थ का ख्याल रखना भी काफी जरूरी है। चाय भी पीते रहिए गर्मा गर्म, हेल्थ का भी ख्याल रखिए। पहला जो लिस्ट है, इस लिस्ट में पहले ऑर्गेनाइजेशंस के नेम दिए हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के नेम, और सामने लिस्ट टू में उसके फाउंडर्स के नेम, उसके ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर के नेम। इन दोनों को मैच करना है कि भैया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इनमें से किसने बनाया था। तत्वबोधिनी सभा, उसको किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, राममोहन रॉय ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, केशव चंद्र सेन में किसने? दो लिस्ट है, लिस्ट वन में 3 नेम, लिस्ट टू में 4 नेम। मतलब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लेवल की बात करें तो लेवल अच्छा है, कॉम्प्लेक्स है, हाई लेवल है ना? क्योंकि आप बस एक आंसर, एक मैच ढूंढ लेने से एलिमिनेट करके नहीं बनेगा यहां पर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करेंगे और फिर यहां ऑप्शंस की हेल्प से क्वेश्चन को बनाने का काम करेंगे। पढ़ भी लेते हैं, क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, करेक्ट वाला ढूंढना है हमें। पीवाईक्यू एनालिसिस से हम एक और चीज सीखते हैं कि एग्जामिनेशन में करेक्ट और इनकरेक्ट के बीच हमारे साथ बहुत बार खेला होगा, हमको उस खेला में नहीं फंसना है, राइट? हमको अगर इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इनकरेक्ट वाला चूज करना है, करेक्ट चूज करके ब्लंडर नहीं करेंगे, एग्जैक्टली अपोजिट आंसर नहीं चूज करेंगे, नहीं तो सिर्फ अंडा नहीं मिलेगा, अंडा के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी मिल जाता है। इसलिए बचना है, केयरफुल्ली ऑप्शन चूज करने। चलिए, पहला है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सिर्फ मैच करने की बात की जाए तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का फॉर्मेशन गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने किया था, बट इससे काम नहीं बनता है हमारा, हमें एनालिसिस करना है। आ जाओ एनालिसिस पे, एनालिसिस करते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी मतलब एक ग्रुप, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या रखा गया है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। जैसा मैंने बोला कि इसका फाउंडेशन किन्होंने किया? फाउंडेशन बाय गोपाल कृष्ण गोखले, जी के गोखले। गोखले साहब एक फेमस कांग्रेस लीडर। जब हम कांग्रेस का फॉर्मेशन देखते हैं कब? 1885 में। तो पहले डिकेड के लिए कांग्रेस में एक ग्रुप काफी इंफ्लुएंशियल था। हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं ना स्टडी करने के लिए, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, है ना? मॉडरेट नरम दल, एक्सट्रीमिस्ट गरम दल वाले। मॉडरेट के लिए मैंने बताया था वो राजकुमार साहब का वो डायलॉग, राजकुमार साहब कहा करते थे कि जानी पहले मुलाकात फिर बात, फिर जरूरत पड़ी तो लात। बट हमारे जो मॉडरेट्स थे ये बोलते थे ब्रिटिश माई बाप से सिर्फ मुलाकात, फिर बात, फिर बात, फिर बात, फिर बात, फिर बात ही करते रह जाते थे, एक्शन कुछ होता नहीं था। इसलिए कुछ खास अचीव नहीं कर पाए कांग्रेस अपने फर्स्ट 20 ईयर्स में। ये हमारे जो गोखले साहब हैं ये भी वैसे ही लीडर हैं, मॉडरेट कांग्रेस के लीडर, मॉडरेट वाले ग्रुप के, नरम दल वाले, नरम दल वाले, ठीक है? अब इनके सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पे आ जाते हैं। अभी कांग्रेस के बारे में पढ़ना हमारा पर्पस नहीं है इस क्वेश्चन में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो ये इन्होंने एक ग्रुप बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इनके साथ बाकी लोग भी जुड़ेंगे, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द फेमस पर्सन फ्रॉम कोलकाता बंगाल, ही वाज आल्सो एसोसिएटेड विथ हिज, इसके साथ वो भी एसोसिएटेड थे। ये इन्होंने किस लिए बनाया था? ये इन्होंने बनाया था कि यूथ को
इंडिया के यूथ को गैदर करना है, इकट्ठा करना है, जो पढ़ा लिखा होगा, जो प्रोग्रेसिव आइडिया का होगा, जो कास्ट डिफरेंसेस, कम्युनल डिफरेंसेस, इन सबको छोड़कर मॉडर्न डेमोक्रेटिक लाइंस पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को सपोर्ट करेगा। अब ये मॉडरेट हैं तो याद करो क्लासेस, आज से भी याद रखो कि मॉडरेट बिलीव करते थे कि भैया ब्रिटिश रूल एक नेसेसरी एविल है, जरूरी है, क्योंकि हम इनसे मॉडर्न रिफॉर्म सीख रहे हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक फॉर्म में हो या बाकी जगहों पर। तो इसलिए जो यूथ होगा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो मेंबर होगा, वो आजादी के लिए नहीं लड़ रहा है, वो किस चीज के लिए लड़ रहा है? सोसाइटी में रिफॉर्म्स के लिए, डेमोक्रेटिक लाइंस पे। बाकी वो एडुकेशन को प्रमोट करेगा, कास्ट रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट वो अपना काम करेगा, कम्युनल डिसहार्मनी कम करने का काम करेगा इंडियन सोसाइटी में, विमेन एडुकेशन पे वर्क करेगा, विमेन के अपलिफ्टमेंट पे वर्क करेगा, ऐसी उसके वर्क्स होंगी, मतलब सोशल वर्क करेगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का मेंबर। चलिए यही है। तो अ ग्रुप ऑफ मोस्टली एडुकेटेड, मोस्टली एडुकेटेड, राइट, क्योंकि एडुकेटेड होगे तभी तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल या डेमोक्रेटिक राइट समझोगे, तभी तो समझ में आएगा कि मॉडर्निज्म क्या है। सिर्फ अंग्रेजी बोलना मॉडर्निज्म नहीं है, उसको वेस्टर्निज्म बुलाते हैं। मोस्टली एडुकेटेड मेंबर्स किस चीज के लिए भाई? दोज who reject caste, communal differences, इसके साथ क्या काम करेंगे? and work towards social, political reforms। सोशल पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने का काम, सोसाइटी में एजुकेशन प्रमोट करना, कास्ट रिस्ट्रिक्शन कम करना, पॉलिटिकल राइट के लिए आवाज उठाना, बट थ्रू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में ऐसा नहीं कि बॉयकॉट करेगा या बंदूक उठाएगा, वैसा नहीं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में। क्यों? क्योंकि मॉडरेट थे, ऐसा मैंने पहले ही बताया, पहले मुलाकात, फिर बात, फिर बात, फिर बात, सिर्फ बात में बिलीव रखने वाले, प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट, 3P आइडिया पे बिलीव रखने वाले, इसलिए इस मेथड में वो रिफॉर्म की बात करेगा। एस्टेब्लिशमेंट कहां से हुआ था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का? तो इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है पूना में, और उसके बाद फिर इसके ब्रांचेस इंडिया के अलग अलग पार्ट में खुलते हैं। पूना, प्रेजेंट डे पुणे, महाराष्ट्र, फिर इंडिया का अलग अलग पार्ट, इवन इलाहाबाद में, बंगाल में भी ब्रांचेस खुलेंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। इतना हमें याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में। एक और चीज ऐड कर लो इनके साथ, आगे जाकर गोखले साहब का एक फेमस न्यूज़पेपर या जर्नल, जो भी कह लो, क्योंकि पहले न्यूज़पेपर अभी के जैसे न्यूज सर्व करने वाले नहीं होते थे, आइडिया सर्व करने वाले होते थे। Someday we will discuss about newspapers in India as well, British India में। हितावदा नाम था, हितावदा, गोपाल कृष्ण गोखले इसको निकालते थे। तो ये इस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का माउथ पीस भी था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बातें, उनके वैल्यूज इस हितावदा न्यूज़पेपर में भी लिखी होती थी। दिस मच यू नीड टू नो अबाउट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इतना आपको सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के बारे में जानना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? तो यहां से हमने एक मैच तो कर लिया, एक मैच क्या कर लिया कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इज मैच टू गोपाल कृष्ण गोखले, मतलब A2 के साथ मैच करेगा। तो एक प्रोबेबल आंसर A हो सकता है, B हो सकता है, C नहीं होगा, D नहीं होगा। तो जैसे बच्चन साहब करवाते हैं कि भाइयों बहनों 50-50 अप्लाई कर लीजिए, 50-50 अप्लाई हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। तत्वबोधनी सभा, तत्वबोधनी सभा के लिए अब हम तत्वबोधनी सभा का एनालिसिस करते हैं रिसर्च तत्वबोधनी सभा पे कि क्या थी भाई तत्वबोधनी सभा, कहां बना, किसने बनाया तत्वबोधनी सभा को। तत्वबोधनी सभा, ये जो सभा है, और नाम यहां पे देखो लिस्ट 2 में कौन कौन से हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर, यस दिस इज द करेक्ट मैच। देवेंद्रनाथ टैगोर, फेमस टैगोर फैमिली के बाई
देवेंद्र नाथ टैगोर। फेमस टैगोर फैमिली बोल रहा हूं मैं, तो एक जो टैगोर है उनका नाम तो हर किसी को पता है हमें। हाँ जी, कौन टैगोर? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर है, फादर ऑफ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। तो किसी के पुत्र भी रहे होंगे, सन भी रहे होंगे, वो भी फेमस हैं। सन ऑफ द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर का क्या रोल है, ये जरा मुझे अभी तुम लोग कमेंट सेक्शन में बता दो। व्हाट इज द रोल ऑफ द्वारकानाथ टैगोर? कभी गुरुदेव के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, गुरुदेव के बारे में पूरा एक सेशन ही बनाएंगे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। चलिए, तो तत्वबोधिनी सभा के फाउंडर है हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर। अब तुम ये भी बता ही सकते हो कि कहां पे फाउंडेशन हुआ था, तो भैया वही कलकत्ता, कोलकाता, कोलकाता बोलना चाहिए, मुंह में थोड़ा रोश घुल जाता है, रसोगुल्ला वाला अच्छा लगता है, मीठा मीठा नहीं, रसोगुल्ला वाला रस। चलिए, तो तत्वबोधिनी सभा इस तरह से देवेंद्रनाथ टैगोर बनाते हैं। तत्वबोधिनी सभा की मीनिंग में जाते हैं। तत्वबोधिनी सभा मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप। तत्वबोधिनी का मतलब है ट्रुथ सीकर, ट्रुथ स्प्रेडर, जो सत्य की खोज में निकला हो या सत्य का प्रकाश फैलाने का काम जो कर, सत्य की खोज में निकलने वाले लोग तत्वबोधिनी सभा के मेंबर कहलाएंगे। ट्रुथ सीकिंग। और जिनको ट्रुथ मिल जाएगा फिर वो सत्य का प्रकाश फैलाएंगे। फिलहाल ट्रुथ सीकिंग ग्रुप, सत्य की खोज में निकलने वाले। अब तत्वबोधिनी सभा के पीछे देवेंद्रनाथ टैगोर का क्या आइडिया था कि मैं ऐसे लोगों का ग्रुप बनाऊंगा, ऐसे एडुकेटेड बंगाली लोगों का ग्रुप बनाऊंगा जो प्रोग्रेसिव आइडिया पे बिलीव रखने वाले होंगे। हमारे जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं गाइस, देवेंद्रनाथ टैगोर इंडिया के रिनाइसा के फादर, भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत, राजा राम मोहन रॉय के साथ काम करने वाले थे देवेंद्रनाथ टैगोर। उनके क्लोज एसोसिएट्स में से एक, ब्रह्म समाज के को फाउंडर में से एक देवेंद्रनाथ टैगोर। तो प्रोग्रेसिव आइडिया तो इनका पहले से है ही। उसी प्रोग्रेसिव आइडिया को एक अलग ग्रुप के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था तत्वबोधिनी सभा में, प्रोमोटिंग द प्रोग्रेसिव आइडियाज अमंग बंगाली पीपल, अमंग बंगाली पॉपुलेशन। पर्पस क्या हो गया? पर्पस हो गया promoting the progressive ideas among people. Yes, it's working was in Bengal, Calcutta, तो among Bengali people. ठीक है, तत्वबोधिनी सभा कौन है उसके फाउंडर? देवेंद्रनाथ टैगोर, जो ब्रह्म समाज के साथ भी एसोसिएटेड है। उनकी एक हिस्ट्री वहां पर है सोशल रिफॉर्म में ब्रह्म समाज के साथ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। तो यहां से तत्वबोधिनी सभा का मैच हो गया हमारे लिए किसके साथ? तत्वबोधिनी सभा विथ देवेंद्रनाथ टैगोर। मींस बी किसके साथ मैच है? ए के साथ। तो ए का 2 के साथ मैच था, बी का 1 के साथ मैच है, और किसी में है क्या? इसी में चेक करना था, नहीं है। आंसर पे हम पहुंच चुके हैं, ये हमारा आंसर है। क्योंकि आपके पास 2 था ना, 50-50 में एक ये भी सही था, लेकिन ये तो गलत मैच है, तो आंसर क्या हो गया? ए। लेकिन हम बाकी के बारे में भी देखेंगे, हम एनालिसिस कर रहे हैं, सिर्फ आंसर ढूंढने नहीं बैठे। थर्ड क्या है? आत्मीय सभा। अब आत्मीय सभा का मैच किसके साथ कर रहे हैं? राजा राम मोहन रॉय या केशव चंद्र सेन? तो आत्मीय सभा के फाउंडर हैं, सी के साथ यहां भी लिखा है, हमको सामने भी मिल गया, राजा राम मोहन रॉय। जी हाँ, राजा राम मोहन रॉय ने पहले आत्मीय सभा का फॉर्मेशन किया था गाइज। ये आत्मीय सभा आगे जाकर ब्रह्म सभा और फिर ब्रह्म समाज में कन्वर्ट होती है। पॉपुलरली जो हम ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं, राजा राम मोहन रॉय का नाम पहले आत्मीय सभा थी। प्रोग्रेसिव आइडिया प्रमोट करने वाले, इंडिया में रिनाइसा लाने वाले राजा राम मोहन रॉय। सबका पर्पस यही था, प्रोग्रेसिव आइडिया प्रमोट करना। आत्मीय सभा बाय राजा राम मोहन रॉय, बाय राजा राम मोहन रॉय, promoting progressive ideas, promoting monotheism। हिंदुइज्म में जो आइडल वर्शिप है
तो हमारे राजा राम मोहन रॉय उसके अगेंस्ट थे। यही चीज आत्मीय सभा में भी दिखी, और आगे जाके जब आत्मीय सभा पहले ब्रह्म सभा बनता है और फिर ब्रह्म समाज बनता है, तो वहां पर भी यही चीज दिख रही थी, राइट। क्रिटिसाइजिंग orthodox practices like idol worship, brahminical supremacy, etc etc etc। ये आत्मीय सभा जो आगे जाके ब्रह्म सभा और ब्रह्म समाज में कन्वर्ट होती है, राजा राम मोहन रॉय का। और इसी ब्रह्म समाज से एसोसिएटेड हमारे ये पर्सन भी है। नंबर 4, आंसर तो हमें मिल चुका है, हम केशव चंद्र सेन के बारे में भी देख लेते हैं। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, इनके बारे में याद रखो। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के एक मेंबर, एक फायर ब्रांड मेंबर। ब्रह्म समाज काफी पॉपुलर हुआ था केशव चंद्र सेन के आने से, बड़े पॉपुलर रिफॉर्मर बने केशव चंद्र सेन। लेकिन कुछ डिफरेंसेस के वजह से फिर उनको ब्रह्म समाज से अलग होना पड़ा 1865 के अराउंड में। केशव चंद्र सेन, ये भी बंगाली, बांग्ला मानुष, अर्लियर इन ब्रह्म समाज, बट फिर द्वारकानाथ टैगोर के साथ देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ डिफरेंसेस हुए। लेटर डिफरेंसेस विथ देवेंद्रनाथ टैगोर, वही देवेंद्रनाथ टैगोर जिनका नाम अभी हमने तत्वबोधिनी सभा के लिए पढ़ा। तो हमारे सेन साहब ने क्या बना लिया, ब्रह्म समाज से अलग होके ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, सो फॉर्म्ड ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया अराउंड 1865-1866 के टाइम में, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। आगे जाकर फिर इस ब्रह्म समाज का भी डिवीजन होगा। क्यों? क्योंकि केशव चंद्र सेन ने अपनी अंडर एज डॉटर का मैरिज एक अंडर एज, कूच बिहार का प्रिंस था, एक अंडर एज प्रिंस के साथ करवाया था। तो इनके फॉलोवर ने बोला कि अरे भाई, हम तो आपको देव मानव समझ रहे थे कि आप रिफॉर्म कर रहे हो, आप तो अपनी अंडर एज बेटी का मैरिज करवा रहे हो एक अंडर एज प्रिंस के साथ। तो इनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने फिर ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया छोड़ दिया और उन्होंने बना लिया क्या, साधारण ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की हिस्ट्री को हम लोग अलग से सोशल रिफॉर्म वाले चैप्टर में देखेंगे। आज इतना याद रखना है। केशव चंद्र सेन एक और चीज के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का फाउंडेशन भी किया, ये भी याद रखो, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। सो दिस मच यू नीड अबाउट केशव चंद्र सेन फॉर नाउ। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है केशव चंद्र सेन के लिए। इस तरह से एनालिसिस करके डिटेल में हमारा एक क्वेश्चन पूरा हुआ। ठीक है, ऐसे डिटेल में एनालिसिस करना है, सिर्फ भागा दौड़ी हड़बड़ी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, है ना। एक क्वेश्चन सीखेंगे गाइज, एक दिन में एक क्वेश्चन सीखेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ चंपारण। चंपारण का नाम सुन के चंपारण मीट की भी याद आ जाती है। वैसे अब नवरात्र शुरू हो रहा है तो मीट मछली से परहेज, और हमारे प्यारे प्रशांत भाई की भी याद आ जाती है चंपारण से। दोनों, बापू के लिए तो चंपारण सत्याग्रह था ही, इंडिया में पहला एक्सपेरिमेंट बापू का। कल बर्थडे भी है गांधी जी का, गांधी जी का भी बर्थडे है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट सिंपल, जिन्होंने बताया कि एक्चुअली में नेता, लीडर्स सिंपल लाइफ जी सकते हैं, उसको लोग अपना आदर्श मान सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी बर्थ एनिवर्सरी है। और खुशी की बात है कि मेरी माँ का, मेरी मम्मी का भी बर्थ एनिवर्सरी है, उनका भी बर्थडे है October 2। बड़ा कोइंसिडेंस हो गया आज, नहीं? आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह का क्वेश्चन देख रहे हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक विच स्टेप टू एड्रेस द इशू। चंपारण मूवमेंट के टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा स्टेप लिया था? तो पहला ऑप्शन है, अपॉइंटेड महात्मा गांधी एज द गवर्नर ऑफ चंपारण। इतने ज्यादा दरिया दिल नहीं थे ब्रिटिश कि गांधी जी को चंपारण का गवर्नर बना देते। ये तो देखते ही बोला जाएगा कि हट बुर्बक कहीं का, ये आंसर हो ही नहीं सकता। दूसरा, एनफोर्स्ड स्ट्रिक्ट कर्फ्यू एंड इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन द रीजन। अब नहीं, अगर ब्रिटिश ऐसा करते ना, चंपारण का टाइम पीरियड क्या है 1917, तो एक तरफ कंट्री में चल रहा है होम रूल मूवमेंट,
तो अगर इस टाइम में ब्रिटिश कर्फ्यू वगैरह इंपोज कर देते चंपारण में, बिहार में, तो पूरे कंट्री का अटेंशन चंपारण पहुंच जाता। ब्रिटिश नहीं अटेंशन देना चाहते थे कि ये गांधी तो अभी आया ही है, इसको क्यों अटेंशन देना, इसलिए कर्फ्यू भी नहीं इंपोज करेंगे, बिल्कुल नहीं। सी इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रेरियन कमिटी। अब इसमें दम है। एक्चुअली में चंपारण में इशू क्या था, तो चंपारण में फार्मर का इशू था तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम मतलब 3/20 पार्ट पर जबरदस्ती जो यूरोपियन प्लांटर थे, जिन्होंने फार्मर्स की जमीन हथिया कर कब्जा करके रखी थी, उनसे जबरदस्ती इंडिगो का कल्टीवेशन करवाते थे, जिसका डिमांड मार्केट में कम हो चुका है। क्यों कम हो चुका है? क्योंकि मार्केट में जर्मन जो आर्टिफिशियल कलर है, डाई है, वो आ चुका था। लेकिन फिर भी फोर्सफुली करवा रहे हैं कि तुम कल्टीवेट करो। क्यों? क्योंकि एक तो वो ब्रिटिश ईगो है कि भाई जर्मनी के डाई के अगेंस्ट हम क्यों छोड़ दें अपना काम, और दूसरा अपना बिजनेस भी चला ही रहे हैं, वही था उनका। तो हमारे फार्मर्स परेशान हैं। राजकुमार शुक्ला साहब इसलिए लखनऊ सेशन जाते हैं 1916 में, गांधी जी से बोलते हैं कि अब तो चलो भाई चंपारण हमारे साथ। गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं। ये इशू गांधी जी को भी समझ में आ जाता है। जब गांधी विलेज का विजिट करना स्टार्ट करते हैं, तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, बिहार की लोकल गवर्नमेंट, उसने खुद रियलाइज किया कि अगर ये बंदा यहाँ कोई मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, लॉयर है, पढ़ा लिखा है, लॉ जानता है, तो फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। तो एक काम करो, एक एग्रेरियन कमेटी बनाओ, चंपारण एग्रेरियन कमेटी, जिसका मेंबर गवर्नमेंट के भी ऑफिशियल होंगे, कुछ यूरोपियन प्लांटर्स भी होंगे, और उसका मेंबर एमके गांधी को भी बना दो। बंदा लॉ जानता है तो मेंबर बन सकता है, इसलिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है फ्रीडम स्ट्रगल पे चलाने के लिए। सो एमके गांधी वाज मेड द मेंबर ऑफ चंपारण एग्रेरियन कमेटी। गांधी जी के पास रिकॉर्ड्स तो थे ही कि किस तरह चंपारण में जो तीन कठिया सिस्टम चल रहा है वो फार्मर्स के फेवर में, उनके हित में नहीं है। गांधी जी ने ये बात चंपारण एग्रेरियन कमेटी को समझाई, एंड फाइनली चंपारण एग्रेरियन कमेटी ने ये रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट के पास कि तीन कठिया सिस्टम को एबॉलिश कर देना चाहिए। गांधी जी के लिए पहला सक्सेस इंडिया में यही था, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण मीट के जितना ही स्वादिष्ट, प्यारा, यही आंसर है हमारा। डी पे जाने की भी जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट स्टेट क्यों डिक्लेयर करेंगे इस रिजेक्टेड? आंसर मिल गया, चंपारण सत्याग्रह भी रिवाइज हो गया। लिमिटेड सक्सेस बोलते हैं, जरा तुम बताओगे कमेंट में अभी, वाई लिमिटेड सक्सेस? वाई लिमिटेड सक्सेस? फर्स्ट सक्सेस तो है, ये हमको पता है, फर्स्ट सक्सेस फॉर गांधी जी। लिमिटेड सक्सेस क्यों, ये तुम बताओगे, ठीक है। बाकी जब मॉडर्न हिस्ट्री सॉरी बाकी जब मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास करेंगे तो वहां तो पढ़ोगे ही, जिन लोगों ने पहले से पढ़ा है वो हमें बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, सर्दी आने वाली है लग रहा है, अब एक कम से कम और कर लेता हूं मैं। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहां एक क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया है, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। अच्छा, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के बेसिस पे बनी थी, टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम थ्रेट्स, विच लीडर सेड दैट। इनमें से किस लीडर ने ये बात बोली थी? गाइस, जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कांग्रेस के फॉर्मेशन से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनी थी। मतलब कांग्रेस के ही कुछ लीडर्स ने आगे जाके क्रिटिसाइज किया कि कांग्रेस के फॉर्मेशन में दाल में काला था। ये वैसे ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, दाल में काला वाली। दाल में कंकर है, पत्थर है, काला है, वही बताने वाली। तो टू क्रिटिसाइज द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई थी, जिनमें से एक पॉपुलर थ्योरी क्या है? सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। इस सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को देने वाले हैं लाला लाजपत राय। हालांकि बाकी और लोगों ने भी एक्सेप्ट किया, लेकिन इस थ्योरी को पॉपुलर करने वाले, लोगों तक लेकर आने वाले कौन? लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, लाला जी पंजाब केसरी, लाला लाजपत राय ने प्रेजेंट किया था। इसको समझाने के लिए मैं तुमको प्रेशर कुकर दिखाता हूं, देखो आराम से समझ आ जाना है अभी तुम्हें। सेफ्टी वॉल्व थ्योरी क्या है? एक प्रेशर कुकर बनाया हमने, मेरे ड्राइंग पे मत जाना, इसको हॉकिंस का प्रेशर कुकर समझ लो।
अब प्रेशर कुकर में क्या होता है, ऊपर एक लिड बना देते हैं हम, ठीक है। हमने एक प्रेशर कुकर हम लेते हैं यहां पर, और इस प्रेशर कुकर में यहां ऐसे वेसल बना हुआ है, सीटी मारकर बताता है कि भाई प्रेशर निकल रहा है। बट सपोज कि ये सीटी वर्क करना बंद कर दे, तो फिर प्रेशर कुकर में एक और सेफ्टी फीचर रहता है, वो सेफ्टी फीचर यहां है, वो सेफ्टी फीचर यहां है, सेफ्टी वॉल्व, कि अगर वो सीटी वर्क करना बंद कर दे और अंदर का प्रेशर बाहर नहीं निकले, तो ब्लास्ट से बचाने के लिए, किसी एक्सीडेंट से बचाने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व लगा दिया गया, कि पहले वो सेफ्टी वॉल्व फटकर बाहर निकलेगा और जो इंसान खाना बना रहा है उसको नुकसान नहीं होगा, किसी भी टाइप का एक्सीडेंट नहीं होगा। यही सेफ्टी वॉल्व का पर्पस है। अब इसी सेफ्टी वॉल्व से हम सेफ्टी वॉल्व थ्योरी समझेंगे। ये जो प्रेशर कुकर है, ये जो प्रेशर कुकर हमारा था, ये प्रेशर कुकर, इस प्रेशर कुकर की जगह हम क्या लिख लेंगे, प्रेशर कुकर है हमारा ब्रिटिश इंडिया। इस ब्रिटिश इंडिया में क्या राइज कर रहा है, प्रेशर राइज कर रहा है। कौन सा प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर। अब ये पॉलिटिकल प्रेशर इतना बढ़ जाए कि ब्रिटिश इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाए, या ब्रिटिश का रूल इंडिया से खत्म हो जाए, तो उस स्थिति से बचाने के लिए लाला लाजपत राय ने क्या बोला कि ब्रिटिशर्स ने बड़ी समझदारी से, जो हमारा वाइसरॉय है इस टाइम में, वाइसरॉय कौन है, हु वाज द वाइसरॉय एट दिस टाइम, जब कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ तो वाइसरॉय कौन था, बता दो जल्दी से। डी फॉर डफरिन, डफर नहीं था, ये डफरिन था, डफरिन था। डफरिन ने बड़े प्यार से एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट को, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट को सेफ्टी वॉल्व के फॉर्म में कांग्रेस के नाम से बिठा दिया। किसको, ए.ओ. ह्यूम को। तो लाला लाजपत राय ने बोला कि ए.ओ. ह्यूम, जो कि कांग्रेस का फाउंडिंग फादर माना जाता है, उसने कांग्रेस को, या लॉर्ड डफरिन ने ए.ओ. ह्यूम और कांग्रेस दोनों को एक सेफ्टी वॉल्व के फॉर्म में यूज किया है, ताकि इंडिया से पॉलिटिकल प्रेशर जब ज्यादा होने लग जाए तो यहां से रिलीज हो जाए, और ब्रिटिश के जो भी राइट्स है, ब्रिटिश का जो भी इंटरेस्ट है, वो प्रोटेक्टेड रहे, सुसुरक्षित रहे। दिस वॉज द सेफ्टी वॉल्व थियरी। यही सेफ्टी वॉल्व थियरी थी जो लाला लाजपत राय जी ने पॉपुलर करवाई थी। ठीक, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, और ये मेथड तुम्हें भी ध्यान में रखना है पीवाईक्यू के एनालिसिस का, पीवाईक्यू के डिस्कशन का। ठीक है, अभी से लेकर हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, इंटरवल्स पे, रेगुलर, जैसे भी हो, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। राइट, ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।